नमस्कार सभी को। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो चैप्टर चला रखा था वो प्रकाश का टॉपिक था। अब उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो, मैंने कल ये बताया था कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा के मैंने ये बता दिया था कि वो ऊर्जा जो हमें वस्तुओं को देखने में काम आती है, इसलिए हमें प्रकाश को एक दृश्य ऊर्जा का नाम हम दे सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि कल एक वस्तु अगर हमें देखनी है तो क्या होगा, जब प्रकाश किरण होगी, जैसे सोर्स से टकरा के अगर हमारी आंखों तक पहुंचेगी, वस्तु हमारी रेटिना पर जब टकराएगी तो प्रकाश जो होता है वो हमारी रेटिना को प्रभावित करती है, जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। तो प्रकाश एक प्रकार की दृश्य ऊर्जा है। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने कल बात करना स्टार्ट कर दिया था, और पहली प्रॉपर्टी के रूप में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, कोई अवरोध है, प्रकाश इधर से आ रहा है, एक सरल रेखा में गति कर रहा है, यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद ये किसी भी दिशा में आगे जा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ को मान लो कोई अवरोध और है, तो यहाँ से टकराने के बाद वापस मान लेते हैं इधर जा रहा है, यहाँ कोई अवरोध और है, तो इस प्रकार ये प्रकाश फैल जाएगा पूरी जगह, ठीक है। तो लेकिन गति ये देखो, अब ऐसे नहीं बोल सकते कि ये पूरी गति एक सरल रेखी है, लेकिन यहाँ से यहाँ जब अवरोध जब तक नहीं आएगा बीच में, तब तक क्या रहेगा, एक सरल रेखा में गति रहेगी। जैसे जैसे अवरोध आते चले जाएंगे बीच में इसकी दिशा भी चेंज होती रहेंगी। तो पहली प्रॉपर्टी ये थी हमारी कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। दूसरी बात देखो, दूसरी प्रॉपर्टी के रूप में जब हम लोगों ने बात की थी, तो दूसरी प्रॉपर्टी के रूप में था कि प्रकाश जो होता है वो द्वैत प्रकृति का होता है। द्वैत का मतलब प्रकाश की दो प्रकृति पाई जाती है। कौन कौन सी? पहली जो थी वो कण प्रकृति के रूप में, और दूसरी प्रकृति के बारे में जो बात थी वो थी तरंग प्रकृति, ठीक है। मैंने कल बताया था कि सबसे पहले द्वैत कणिक प्रकृति के बारे में सबसे पहले डेकार्टे ने बोला था, लेकिन डेकार्टे एक फिलोसफर था और उसने कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ भी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की। तो जो कण प्रकृति है वो हम यही मानते हैं कि सबसे पहले कण प्रकृति के बारे में न्यूटन ने बताया था, ठीक है। और तरंग प्रकृति के बारे में सबसे पहले हाइगेन ने बताया था, और हाइगेन ने जो इसमें माध्यम माना था, काल्पनिक माध्यम, क्योंकि हम तरंग पढ़ चुके हैं, तो तरंग में एक माध्यम की भी आवश्यकता होती है। जब तरंग अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है, तो जो काल्पनिक माध्यम मानना था हाइगेन ने, वो बताया था ईथर होता है, ठीक है। अब इसके बारे में आगे चर्चा करें तो देखो न्यूटन ने ये बताया था, और कल मैंने ये बताया था कि न्यूटन ने जो ये कण प्रकृति बताई थी, इसके माध्यम से किसकी व्याख्या हो गई थी? अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या हो गई थी। लेकिन न्यूटन किसकी व्याख्या नहीं कर पाया था? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इन सब की व्याख्या, व्यतिकरण जो इन सब की व्याख्या जो है न्यूटन किससे नहीं कर पाया? कण प्रकृति से नहीं कर पाया था। जो तरंग प्रकृति है हाइगेन ने जो बताई, उससे क्या हो गया, ये जो थे व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, इनकी व्याख्या की गई। लेकिन कॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव और रमन प्रभाव, इनकी व्याख्या तरंग प्रकृति के द्वारा नहीं की जा सकी। इन दोनों के बाद मैक्सवेल ने ये बता दिया, न्यूटन और हाइगेन के बाद मैक्सवेल ने ये बोल दिया कि जो प्रकाश होता है वो EMW मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है प्रकाश। और उसके बाद मैक्स प्लांक ने इसको बता दिया था क्वांटम के रूप में, कि प्रकाश जो होता है वो क्वांटम पैकेट के रूप में पाया जाता है, जिसको क्या नाम दिया था? क्वांटम ने। इसी को आइंस्टीन ने नाम क्या दे दिया था? फोटोन। आइंस्टीन ने इनको नाम दे दिया था फोटोन, फोटोन नाम दे दिया था, ठीक है। इस प्रकार ये चीज चलती रही। सबसे लास्ट में इस द्वैत प्रकृति के बारे में, भाई पहले न्यूटन ने कण बता दी, इसने तरंग बता दी, इस प्रकार ये जो सारी चीजें चलती रही। लास्ट में आके डी ब्रोगली ने ये बोला कि प्रकाश जो होता है
वो द्वैत प्रकृति का होता है। कण प्रकृति भी उसमें होती है, तरंग प्रकृति भी उसमें होती है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक जगह एक ही प्रकृति शो कर रहा होता है। मान लो किसी एक्सपेरिमेंट में वो कण प्रकृति दर्शा रहा होता है तो उसमें वो तरंग प्रकृति नहीं दर्शाएगा, मतलब एक प्रकृति एक साथ होती है, दोनों चीजें एक साथ इंक्लूड नहीं होगी। ये हमने बातचीत कर ली थी यहाँ तक की। अब इस चीज को थोड़ा सा, चलो इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि कैसे ये चीजें होती हैं। देखो, मान लेते हैं ये कोई हल्का कण है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा दी जाएगी, इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वाइब्रेट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ऊर्जा देगी ये वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेट करने के साथ साथ इसके क्या होगा कि इसके साथ एक तरंग उत्पन्न होगी। भाई अगर इस इलेक्ट्रॉन से एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा होता है तो हम एक चीज समझें, जो ट्रेन होती है, ट्रेन जब तेजी से निकलती है तो उसके पास की जो बिल्कुल हवा होती है वो हमें एक धक्का महसूस करवाती है। उसी प्रकार क्या होगा, ट्रेन जब निकलती है वो तो उसके पास की जो वायु होती है उन पर एनर्जी लगती है और उसके साथ वो गति करते हैं। इसी प्रकार यहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा दी जाएगी तो वो वाइब्रेट करेंगे, और इस वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, उसके साथ जो गति कर रही होती है उसके साथ ऑटोमेटिक क्या होती है, एक तरंग उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार ये चीजें होती हैं, दोनों चीजें चलती हैं, लेकिन हमें इन चीजों की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बड़े लेवल पर ये चीजें अलग अलग आ जाती है, जब तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, अवरोध अधिक होता है, तब कैसे हो जाता है कैसे नहीं, इन चीजों का एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हमें सिर्फ इतनी चीजें से ध्यान रखनी है। चलिए अब मैं नेक्स्ट चीज की बात करता हूं। तीसरा पॉइंट, अगर प्रकाश के मार्ग में अवरोध आता है तो, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई प्रकाश किरण इस प्रकार जा रही है, ठीक है, और किरणें बहुत सारी होंगी एक साथ, तो इसके पीछे की तरफ क्या बन जाती है, छाया बोल दें या प्रतिबिंब बोल दें, एक बार मैं छाया लिख रहा हूं, तो पीछे की तरफ इसकी छाया बनती है, ठीक है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रकाश के मार्ग में, ठीक है, अवरोध जब भी आएगा तो उससे क्या बनेगी, छाया या प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रकाश के मार्ग में, प्रकाश के मार्ग में अवरोध के कारण छाया बनती है, ठीक है, या प्रतिबिंब बनता है। तो प्रकाश के मार्ग में जो भी अवरोध आएगा उससे उसकी छाया बन जाती है, ठीक है, वही हम प्रतिबिंब के रूप में यूज करेंगे धीरे। अब इसके लिए ये जरूरी है कि ये जो अवरोध हो वो अपारदर्शी हो, ठीक है, अपारदर्शी मतलब जो भी अवरोध होगा उससे प्रकाश क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो वरना छाया हमें दिखाई नहीं देगी, हालांकि उसकी ऑटोमेटिकली बनती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है वो। तो यहां क्या होगा, अवरोध जो होता है वो क्या होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए, उसके अंदर से प्रकाश क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये इसकी कंडीशन आ जाएगी कि पारदर्शी होना चाहिए। अब जो हम ये जो छाया वगैरह बनेगी या प्रतिबिंब बनेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, मतलब कितना बड़ा बनेगा, कैसे बनेगा, वो सारी चीजें डिपेंड करेगी इन तीन चीजों पर। मान लेते हैं छाया की निर्भरता, किन किन चीजों पर छाया ये निर्भर करेगी किस प्रकार बन रही है। एक तो सोर्स जो होगा, स्रोत, प्रकाश किरणें जिस सोर्स से आ रही होंगी, प्रकाश का सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स कौन सा है, सूर्य है, लेकिन थोड़ा सा इस चैप्टर में ये भी ध्यान रखना कि हमें केवल दिमाग में ये लेके नहीं चलना है कि सूर्य ही एकमात्र प्रकाश का सोर्स है। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा हम कंफ्यूजन क्रिएट करना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो हम ये मानते हैं कि सबसे बड़ा जो सोर्स है, नेचुरल जो सोर्स है वो सूर्य है, लेकिन बहुत सारे सोर्स हैं जो हम लाइट यूज करते हैं, चाहे हो सकता है वो कृत्रिम हो, लेकिन प्रकाश का एक सोर्स है, स्रोत है। तो छाया की जो निर्भरता आएगी वो पहली चीज डिपेंड करेगी सोर्स कैसा है, कितना बड़ा है, कितनी उसकी तीव्रता है, कितना तेज उससे प्रकाश निकल रहा होता है, उस प्रकाश की चमक किस प्रकार है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर बातचीत करें तो जो अवरोध होगा,
अवरोध के आकार वगैरह पर भी निर्भर करेगा, ठीक है, अवरोध पर भी निर्भर करेगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है स्रोत और अवरोध के बीच की दूरी। अवरोध के बीच दूरी, इन सब पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है अवरोध, अगर प्रकाश के मार्ग में अगर कोई भी अवरोध आता है तो उसकी छाया बनेगी या प्रतिबिंब, हम बोलते प्रतिबिंब बनेगा। इसके लिए जरूरी है कि जो हमारे अवरोध होगा वो अपारदर्शी होना चाहिए, प्रतिबिंब बनने के लिए अपारदर्शी होना चाहिए। मान लेते हैं, चलो देख ही लेते हैं इस चीज को। मान लेते हैं प्रकाश वो उसकी कांच की पट्टी का है, ठीक है। अगर इस पर पॉलिश कर दी जाती है तो प्रकाश आगे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि दूसरी साइड पर क्या आ जाएगा, पॉलिश आ जाएगी। लेकिन अगर मान ले नॉर्मल कांच की पट्टी है ये और इसके अंदर से प्रकाश निकल सकता है, तब क्या होगा, आगे इसकी छाया बनेगी। लेकिन कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा ना, दो लाइटें बनाते हैं, दो लाइट होती है एक साथ, एक तेज होती है एक हल्की होती है। तो तेज वाली लाइट के कारण उसका हल्का सा प्रतिबिंब हमें उसके अंदर दिखाई देता है, ठीक है। डीजे वगैरह पर अगर मान लो लाइट लगी होती है तो वो अलग अलग 5-7 लगी होती हैं, उसमें क्या होता है, ये इस प्रकार का देखना। तो अगर प्रकाश के इसके अंदर से क्रॉस कर जाएगा तो हो सकता है कि इतना हल्का बने कि हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे। तो इसके लिए अगर हमें देखना है स्पष्ट, तो जरूरी है कि जो अवरोध हो वो अपारदर्शी हो, और जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी निर्भरता आएगी स्रोत पर, अवरोध कैसा है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्रोत और अवरोध के बीच की दूरी, ये छाया के लिए डिपेंड करेगा, ठीक है। तो शायद इतना सा है। प्रतिबिंब वगैरह कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, वो तो धीरे धीरे चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी हम प्रकाश की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को हमें धीरे धीरे आगे यूज करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। चलो इसमें एक चीज और देख लेते हैं, अवरोध वाले में ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इसी में काउंट कर सकते हैं हम लोग चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अवरोध के कारण बनते हैं। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा बीच में आता है। मान लेते हैं ये चंद्रमा है, यहां सूर्य होगा और ये पृथ्वी होगी, ये कंडीशन होती है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। अगर चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण में पृथ्वी आती है बीच में, पृथ्वी आ जाएगी बीच में, एक साइड हो जाएगा चंद्रमा और एक साइड हो जाएगा सूर्य, ठीक है। ये देखना, तो यहां कई बार ये मत कर देना कि भाई सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आता है, चंद्र ग्रहण में सूर्य बीच में आ जाएगा, ये नहीं। क्योंकि होगा क्या कि जब सूर्य की प्रकाश किरणें जो होंगी वो पृथ्वी बीच में आने के कारण चंद्रमा तक पहुंच नहीं पाएगी, और हम ये जानते हैं कि जो चंद्रमा है उसका अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकता है। तो ये चीजें हो जाएंगी, जिसके कारण थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इसमें पृथ्वी बीच में आती है इसमें। तो ये सारी चीजें जो बनती हैं छाया, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि चंद्रमा गायब हो जाता है या सूर्य गायब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन बीच में क्या होता है, अवरोध आने के कारण वो चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। और ये नहीं कि हर महीने की अमावस्या पूर्णिमा को जिस ग्रहण चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तो हर महीने होता है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी जो है वो बिल्कुल हर बार सेम डिग्री पे नहीं आती, कुछ पृथ्वी अपने आप में झुकी हुई है, तो वो रोटेशन के कारण टाइम में अलग अलग टाइम पर आती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। ये चर्चा होगी हमारी अवरोध के बारे में। अब देखिए देखो
सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है? पृथ्वी तक पहुंचता है कितने टाइम में? 8 मिनट और लगभग 20 सेकेंड। ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश है जो पृथ्वी तक पहुंचता है। अगर हम बात करें चंद्रमा के प्रकाश की, जो चंद्रमा का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा? 90 सेकेंड का। ठीक है, ये दोनों बस नॉर्मल डायरेक्ट पॉइंट आप लोग याद रख सकते हो कि सूर्य का जो प्रकाश होगा वो टाइम लेगा 8 मिनट और 20 सेकेंड का, और चंद्रमा का जो प्रकाश होगा वो लगभग 90 सेकेंड में पृथ्वी तक पहुंच जाता है। ठीक है, चलो अब देखें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। मैं अगर चर्चा करूं तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो चाल होती है सूर्य के प्रकाश की, जो चाल होती है वो, तो निर्वात में सूर्य की जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होगी वो निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है प्रकाश की चाल निर्वात के अंदर। माध्यम जो भी होगा तो माध्यम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो चाल होगी c से कम होगी। अगर माध्यम सघन है तो ज़्यादा कम हो जाएगी और थोड़ा विरल है तो थोड़ी कम होगी, लेकिन सबसे अधिक निर्वात में होगी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जैसे ही किसी माध्यम में प्रकाश गति करेगा तो उसकी चाल पर ये निर्वात की तुलना में क्या आ जाएगी? c की तुलना में हमेशा क्या आएगी? कम आएगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। ठीक है, अगर हम बात करें कि चाल की जो गणना है वो सर्वप्रथम किसने की थी, तो वो गणना की थी रोमर ने। रोमर प्रकाश के चाल की सर्वप्रथम गणना की थी रोमर ने। रोमर ने बृहस्पति ग्रह के लिए इस प्रकार कैलकुलेशन की थी और उसी आधार पर उन्होंने ये बता दिया कि सूर्य की जो प्रकाश की चाल जो होती है वो इतनी होती है, 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, इसके साथ साथ हम एक चीज़ और भी देख सकते हैं, वो ये कि रोमर ने इसकी चाल बता दी थी, लेकिन आप लोगों ने ये देखा होगा कि जैसे कोई बाइक वगैरह चलाता है, उस चीज़ में भी हम लोगों ने महसूस किया होगा कि व्यक्ति जब बाइक खड़ी रहती है, जब गति अवस्था में नहीं आती है तो उसको थोड़ा सा क्या होता है? भारी महसूस होती है। लेकिन जैसे ही बाइक वगैरह चलना स्टार्ट कर देती है तो वो क्या हो जाती है? थोड़ा हल्का महसूस करती है, उतना भारी महसूस नहीं करती है। तो ऐसा तो नहीं कि उसका द्रव्यमान कम हो गया, लेकिन जब वो वस्तु गति कर रही होती है तो उसके गति के कारण वो हमें कुछ हल्की महसूस होती है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं, ये होता है देखो कि m बराबर m0 बटा 1 - v²/c², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से ये जो m0 होगा ये होता है किसी भी वस्तु का स्थिर द्रव्यमान। ठीक है, किसी भी वस्तु का स्थिर द्रव्यमान होता है m0। स्थिर अवस्था में उस वस्तु का कितना द्रव्यमान है, तो m बराबर ये आ जाएगा गतिक अवस्था में द्रव्यमान, तो हम इसको बोल सकते हैं गतिगत द्रव्यमान। यह आ जाएगा m बराबर m0 1 - v²/c² आ जाएगा। ठीक है, अब v² का मान रखते जाएंगे तो ये तो हम जानते हैं कि जो निर्वात में जो चाल होती है वो सबसे अधिक होती है, तो इस v का जो मान होगा वो कभी भी c के बराबर नहीं हो पाएगा और c से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी, 1 से छोटी आएगी तो घट के ये द्रव्यमान आ जाएगा। तो अब देख लो, 1 से छोटी संख्या का हम यहाँ इस प्रकार हम कैलकुलेट इसको कर रहे होते हैं तो हल्का महसूस होता है। तो ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, लेकिन हमें नॉर्मली इस चीज़ को ध्यान रखना है, कई बार ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने ये चीज़ बता दी है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये फॉर्मूला
इसमें ज़्यादा कोई न्यूमेरिकल वगैरह इस पर नहीं पूछे जाएंगे। तो चाल पर डिटेल ये है कि चाल जो निर्वात में होती है वो मैक्सिमम होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। माध्यम में जो होती है वो चाल प्रकाश की कम होती है। तो चाल के बारे में सबसे पहले जो गणना की थी वो रोमर ने की थी। और जब वस्तु गति कर रही होती है तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो हमें थोड़ा कम महसूस होता है। और वो किस प्रकार महसूस होता है, वो इस प्रकार कि m = m0 1 - v²/c²। ये होती है चाल से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। तो ये जो अभी तक हम लोगों ने पॉइंटों की चर्चा की है, ये जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट हैं कि प्रकाश क्या है, इससे रिलेटेड गुण क्या है, ठीक है, जो हमें धीरे धीरे यूज करने होंगे आगे जाके। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी हम आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो पूरा चैप्टर हमें ये पढ़ना है ही। एक्स्ट्रा अगर कोई चीज़ बच रही होगी तो हम धीरे धीरे इन चीज़ों को कवर करते जाएंगे। तो मैं एक बार 6 के 6 एक बार रिपीट कर देता हूँ एक साथ। हालांकि आज की क्लास में सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन देख लेते हैं फिर भी। देखो, सबसे पहले प्रकाश जो बताया था वो एक प्रकार की दृश्य ऊर्जा है या एक प्रकार की ऊर्जा है। पहले पॉइंट के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि प्रकाश जो होता है वो एक सरल रेखा में गति करता है, ठीक है। अगर किसी अवरोध से बीच में टकराएगा तो इसकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी वो सरल रेखा में ही गति करता रहेगा, उस टकराने के बाद भी दिशा परिवर्तन के साथ। दूसरी पॉइंट के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है कि प्रकाश जो है वो द्वैत प्रकृति का पाया जाता है। द्वैत प्रकृति से मतलब प्रकाश जो होगा वो कण और तरंग प्रकृति दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। कण और तरंग प्रकृति दोनों में पाया जाएगा। और इसी के बेस पर कण प्रकाशी की और तरंग प्रकाशी की 2 चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, जो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग पहले तरंग प्रकृति के बारे में पढ़ चुके हैं। जो तरंग से रिलेटेड जो पार्ट है वो हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो कण प्रकृति के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, तरंग प्रकृति के बारे में सबसे पहले हाइगेन ने बताया था। और हाइगेन ने जो माध्यम माना था वो माध्यम था ईथर, और न्यूटन ने कण प्रकृति बता दी थी। तो इसके आधार पर हुआ क्या कि धीरे धीरे कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जो कण प्रकृति से व्याख्या की जा सकी, और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जो तरंग प्रकृति से व्याख्या की जा सकी। इसके बाद जो वैज्ञानिक आए थे वो मैक्सवेल थे। मैक्सवेल ने ये बता दिया कि ये जो है प्रकाश वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। जो हम लोग चैप्टर में पढ़े थे, तरंग के अंदर हम विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ा था उस प्रकार। उसके बाद मैक्स प्लांक ने ये बता दिया था कि ये पैकेट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और इस एक पैकेट की ऊर्जा जो होती है वो ट्रांसफर होती रहती है, और उस पैकेट की जो ऊर्जा होती है वो एक ही साथ ट्रांसफर होती है। ऐसा नहीं एक पैकेट की आधी ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है आधी बाद में, ऐसा नहीं होगा। और उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आइंस्टीन ने एक पैकेट की ऊर्जा काउंट की थी, वो मैंने बताया था E = hν। h होता है वहाँ प्लांक नियतांक, और उसके बाद न्यू जो होती है वो आवृत्ति पर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद लास्ट में इन सब चीजों को शामिल करते हुए डी ब्रोगली ने ये बताया कि प्रकाश जो होता है वो द्वैत प्रकृति का पाया जाता है। द्वैत प्रकृति का पाया जाता है तो कुछ पार्ट में वो कण प्रकृति की तरह बिहेवियर करता है और कुछ में वो तरंग की तरह, लेकिन दोनों चीजें होती हैं वो एक साथ नहीं होती हैं। उसके बाद अगर बात करें आगे, तीसरा पार्ट हम लोगों ने इसमें देखा है प्रतिबिंब या अवरोध के लिए या छाया की बात कर ले, ठीक है। प्रतिबिंब, अवरोध या छाया की बात कर ले तो प्रकाश के मार्ग में अगर कोई भी बाधा अवरोध आता है, कोई भी बाधा आती है तो उसके कारण क्या बनती है, छाया या प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि जो हमारे पास अवरोध हो वो किसका हो, किस प्रकार का हो, अपारदर्शी हो। अगर हमें स्पष्ट देखना है तो अपारदर्शी होना चाहिए। तो प्रतिबिंब जो या छाया बनेगी वो डिपेंड किस किस पर करती है, 3 चीजों पर डिपेंड करेगी। जो स्रोत है वो हमारा किस प्रकार का है, अवरोध है वो, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये तीनों पॉइंट। इसी पर डिपेंड 2 घटनाएं हमारे नेचुरल में होती हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण में क्या होगा, चंद्रमा बीच में आ जाएगा, और चंद्र ग्रहण में क्या होगा, पृथ्वी बीच में आती है। थोड़ा सा चंद्र ग्रहण वाला ध्यान रखना कि उसमें पृथ्वी बीच में आती है, सूर्य नहीं। काफी लोग इस चीज के कंफ्यूजन में रहते हैं, तो ये इसी चीज पर डिपेंड है। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट देखा था कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो 8 मिनट और 20 सेकंड में, इतने टाइम में पृथ्वी तक पहुंचता है।
नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हमने देखा कि 90 सेकंड के अंदर चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है। ठीक है, आगे के पॉइंट के बारे में हम लोगों ने चाल के बारे में चर्चा की है। तो चाल जो है, चाल जो होती है वो निर्वात में सर्वाधिक होती है। निर्वात में सर्वाधिक होती है तो उसको प्रकाश का c से लिखा जाता है और c का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये निर्वात में चाल होती है। माध्यम में जो चाल होती है वो इससे कम होती है। और इसके साथ साथ मैंने एक चीज ये एक्स्ट्रा भी बता दी कि जैसे ही माध्यम में ये गति करेगी वस्तु, तो गति अवस्था में उसका जो द्रव्यमान होता है वो स्थिर अवस्था की तुलना में कुछ कम महसूस होता है। तो ये चीज होती है हमारे पास, इस प्रकार ये चीजें आ जाती हैं। तो ये सारे चीजें आएगी। ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो mc² के पदों में भी ज्ञात कर सकते हो। इस फॉर्मूले को आगे तक एक्सटेंड किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने देखा था किसी एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछ रखा था डायरेक्ट। ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे नोट करवा दी है। तो ये 6 से 7 पॉइंट हैं जो हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब इसी के बारे में आगे भी, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं केवल प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा बता देता हूँ। आगे की जो नेक्स्ट क्लास होगी उस चीज़ में हम लोग उस चीज़ को हम डिटेल से लेके चलेंगे। बाकी मैं आप लोगों को बहुत बार ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ तो कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, किसी भी प्रकार की अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो कोशिश कीजिए, मैं ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा है इस चैप्टर में। स्पेशली मैं छोटे से छोटा जो पॉइंट है उस चीज़ को भी कवर कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को जो चीज़ आती होगी उसी चीज़ को मैं भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और अच्छे अगर कोई पॉइंट उसमें मिल रहा होता है। ठीक है, तो आप लोगों को फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप लोग हम तक भेजिए, हम उस चीज़ को सोल्व करेंगे। ठीक है, और चलो हम परावर्तन के बारे में बात करते हैं आगे। देखो, बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन, ठीक। देखो क्या रहेगा, मैं ये मान लेता हूं कि ये कोई सरफेस है, कोई भी सतह। ठीक है, इससे ऊपर जो माध्यम है उसको मैं माध्यम नाम देता हूं फर्स्ट, और इससे नीचे जो माध्यम है वो माध्यम नाम देता हूं मैं सेकंड। मैं ये मान लेता हूं ऊपर हवा है और ये नीचे कांच की पट्टिका रखी गई है। ये ऐसा पॉइंट है जो सरफेस है। ठीक है, ऊपर वायु है, नीचे कांच है, दोनों के बीच की जो पृथक्कारी सतह होगी वो चीज है। जब प्रकाश किरण इस प्रकार यहां टकराएगी, यहां आएगी इस प्रकार, और इस सतह पर टकराएगी, तो रियल में होता क्या है कि कुछ भाग तो ऐसा होगा वो इस तरफ चला जाएगा, टकराएगा और वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। कुछ भाग ऐसा होगा जो इस सतह से आगे की तरफ निकल जाएगा, और कुछ भाग ऐसा होगा जो यहाँ अवशोषित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 3 चीजें हो सकती हैं। वो ये, एक तो वापस लौट सकता है, वापस का मतलब यहाँ ऊपर से आया तो टकरा के वापस ऊपर की तरफ निकल जाएगा। दूसरी चीज ये हो सकती है कि सीधा निकल जाए। ठीक है, तीसरा ये हो सकता है कि उसका अवशोषण हो जाए। अवशोषण समझते हैं ना आप लोग? अवशोषण का मतलब यही अवशोषित हो जाएगा, वो ना ऊपर जाएगा नीचे, कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी यहाँ। ये 3 चीजें हो सकती हैं। तो प्रकाश किरण ऐसे आएगी, यहाँ से टकराने के बाद या तो ऊपर चली जाएगी या सीधी निकल रही होगी, और यहाँ इस चीज का अवशोषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अवशोषण हो रहा है, ये एनर्जी तो यहाँ क्या हो जाएगी, प्रकाश की वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ कोई काम नहीं आएगी। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि हर बार ये चीज होगी, किसी भी सतह पर जब प्रकाश किरण टकराएगी तो हर बार उसका अवशोषण होता है, उसकी एनर्जी वेस्ट होती है। ठीक है, जब जब टकराएगा प्रकाश। दूसरा काम ये जो है वापस लौटने वाले,
प्रकाश किरण जब यहाँ सतह से टकराकर अगर वापस लौटेगी तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। जो हम टॉपिक मैंने लिखा है इसी को हम बोलेंगे परावर्तन, कि ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा होगा। सीधी जब निकलेगी तब अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि प्रकाश का जो चाल होती है वो एक माध्यम में कुछ होती है, दूसरे माध्यम में कुछ होती है। तो इस दौरान क्या होगा कि प्रकाश के एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में आएगी तो वो बिल्कुल सीधी रेखा में नहीं निकलेगी, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत विचलन होगा, थोड़ी सी उसकी दिशा परिवर्तित होगी। तो ये जो दिशा परिवर्तन वाली घटना है उसको हम क्या बोलेंगे? इस घटना के कारण क्या होता है? अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है। और ये दोनों चीजें हमें टॉपिक के फॉर्म में पढ़नी है। पहला पॉइंट तो मैंने हेडिंग लगा ही ली है, प्रकाश का परावर्तन, और दूसरे टॉपिक के रूप में हम आगे जाके पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में। अब इस चैप्टर में ध्यान रखने वाली बात वही होगी कि अगर कोई अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है, हमसे कोई लॉजिक पूछना चाह रहा होगा, तो वो दोनों चीजें यहीं से कवर होंगी। मान लेते हैं टफ क्वेश्चन अगर बनता है तो या तो अपवर्तन से बनेगा या परावर्तन से बनेगा। इससे आगे जैसे जैसे हम चीज़ों में बढ़ते जाएंगे तो वो हमें थोड़ी सी याद रखनी है, उसमें लॉजिक कम यूज होंगे। लेकिन अगर कोई बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, कोई घुमा रहा होगा, तो वो इन्हीं दोनों पॉइंटों में घुमाएगा, परावर्तन और अपवर्तन के फॉर्म में। ये दोनों टॉपिक हमें इस लेवल तक पढ़ने हैं, इतने अच्छे से पढ़ने हैं कि कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन इस चीज़ों में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं परिभाषा बता दूं। अब जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर टकराती है और टकराने के बाद जब वो अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन में एक आपतित किरण होगी, ये जो किरण होगी जो स्रोत से आ रही होगी इसको बोलेंगे आपतित किरण। टकराने के बाद, इस माध्यम से टकराने के बाद ये किरण जब वापस लौट रही है इसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और ये टकराने के बाद जब आगे बढ़ रही होगी तो ये, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? अपवर्तित किरण बोल देंगे। ये इनके नाम आते जाएंगे। तो आज की क्लास मैं यहीं रोक रहा हूं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हम पूरी डिटेल से आराम से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो भी क्लास होगी, अब कम से कम मान के चलें 2 या 3 2 क्लासें मिनिमम तो होंगी। 2 क्लासों में हम परावर्तन पे ही अध्ययन करेंगे। और आप लोग ये समझते हैं कि मैं उम्मीद करूं आप लोग जो भी इस चीज़ में है, जो भी आपके पास मैटर है, उसमें आप लोगों को प्रकाश, इस परावर्तन की परिभाषा क्या है और परावर्तन की परिभाषा से रिलेटेड 2 नियम वो हर बुक में आप लोगों को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं मैं करवाऊंगा नहीं, लेकिन एक बार उस चीज़ को आप देख लें, ठीक है? क्योंकि उससे आगे बढ़ना है हमें। अब कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा नियम पहला नियम है, कौन सा दूसरा नियम है, या कौन सा नियम है, कौन सा नहीं है। तो वो नियम तो आप लोगों को नॉर्मली याद ही होने चाहिए। मैं भी उस चीज़ को करवाऊंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक बार उस चीज़ को पहले देख के आएंगे। चलिए, आज की क्लास मैं यहीं फिनिश कर रहा हूं और कल जहां भी होगा मैं इसी चीज़ को यहीं से वापस उठाने की कोशिश करूंगा। चलिए, थैंक यू आज की क्लास के लिए, धन्यवाद।